हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल मंत्रा। आज हम लोगों का जो एडवांस कंपनी लॉ चल रहा है उसकी दूसरी क्लास है। लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, एक बार हल्का सा रिकॉल कर लेते हैं, एक बार रिवीजन थोड़ा सा देख लेते हैं कि लास्ट टर्न पे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। लास्ट टर्न पे मैंने आपको बताया कि बेसिकली कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होती है, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए इनिशियल लेवल पे स्टेप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोगों को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि किस टाइप की कंपनी खोलेंगे, ओपीसी खोलेंगे, प्राइवेट लिमिटेड खोलेंगे या पब्लिक लिमिटेड खोलेंगे। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि सेक्शन 7 है और उसके रिगार्डिंग रूल्स दिए हुए हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स, उसके क्या क्या स्टेप हैं। तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें कंपनी का नाम डिसाइड करना होता है कि कंपनी का नाम डिसाइड करेंगे। अब जब कंपनी का नाम डिसाइड करेंगे तो उसमें हमें नाम को रिजर्व करवाना होगा। अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है तो वो रन के थ्रू अपना नाम रिजर्व करवाएगी, और अगर कोई नई कंपनी खुल रही है वो स्पाइस प्लस के पार्ट ए में अपने नाम को रिजर्व करवाएगी। स्पाइस प्लस मैंने आपको बताया था फॉर्म होता है इनकॉर्पोरेशन का, उसके दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, इसी चैप्टर में ही आगे डिस्कस करेंगे। पार्ट ए में नाम को रिजर्व करवाया जाता है। अब जब नाम रिजर्व हो जाता है तो मैंने आपको यह भी बताया था कि 20 दिन का समय मिलता है कि 20 दिनों के अंदर सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करके आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो अब जब नाम रिजर्व हो गया है तो उसके बाद जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जो प्राइमरी वर्क आता है, वो क्या आता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ड्राफ्ट करना। फिर मैंने आपको बताया था कि मेमोरेंडम होता क्या है, आर्टिकल होते क्या हैं, और किस तरह से सावधानी रखनी चाहिए, प्रिकॉशंस लेने चाहिए मेमोरेंडम और आर्टिकल को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ड्राफ्ट करते समय। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इस पे कंपनी का पूरा फ्यूचर बेस्ड होता है इस वजह से। और ये हमेशा किसी भी प्रमोटर को एडवाइस होती है कि ये हमेशा एक्सपर्ट से ही बनवाया जाए जिसको कॉर्पोरेट लॉ की, रूल्स एंड रेगुलेशंस की, कंपनी लॉ की नॉलेज है, जैसा कि आप लोग बनने वाले हो। तो अब आगे देखते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ड्राफ्ट हमने बहुत सावधानी से किया। अब जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ड्राफ्ट कर लिया उसके बाद का स्टेप क्या होता है? तो उसके बाद में गेट मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रिंटेड एंड नंबर ऑफ कॉपीज शुड बी अवेलेबल विद द कंपनी। बिल्कुल। अब जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को हमने ड्राफ्ट कर लिया तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमें उसकी कॉपीज को ड्राफ्ट करना चाहिए। कॉपीज को ड्राफ्ट क्यों करना चाहिए? उसके पीछे भी वजह है, क्योंकि कल को आप किसी को सजेस्ट करोगे, जब आदमी बिजनेस करने वाला होता है ना तो एक एक पैसे बहुत सोच समझ कर खर्च करता है। आप उससे कहोगे कि यार मेमोरेंडम और आर्टिकल की फोटोकॉपी करा लो या इसको प्रिंट करा लो, क्यों यार 400-500 रुपये बिना वजह खर्चा करवाओगे? क्यों, क्या इसकी ज़रूरत है? मेरे पास ही तो रहनी है। हमें समझ में आ गया। लेकिन नहीं, कंपनी में जितने भी फर्स्ट मेंबर्स, अभी मैंने बोला ना आपको, लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया, कंपनी में पैसा कोई और लगाता है और काम कोई और करता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डायरेक्टर्स की पावर लिखी रहती है। तो स्टार्टिंग में जो लोग कंपनी को ज्वाइन करते हैं, जो लोग कंपनी के मेंबर बनते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। वो लोग कंपनी को ज्वाइन करने से पहले, और ये मेरी एडवाइस भी है, कि अगर कल को कभी भी आपका फ्रेंड या आपके रिलेटिव्स में से कोई भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करे तो उनसे मेमोरेंडम की और आर्टिकल की कॉपी जरूर लेनी चाहिए और उसको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। क्यों अच्छे से पढ़ना चाहिए? वो ये, जिस कंपनी में हम अपनी सेविंग लगा रहे हैं, जिस कंपनी में हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस कंपनी के बारे में पता भी तो हो कि उस कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी होती है, कंपनी की टोटल कैपिटल क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी क्या क्या काम कर सकती है, क्या क्या काम नहीं कर सकती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या क्या पावर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किस तरीके से काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ों की नॉलेज जो कंपनी के मेंबर्स बनते हैं उनको होनी चाहिए। तो इस वजह से मेमोरेंडम और आर्टिकल की जो कॉपीज हैं उनको प्रिंट करवाना चाहिए और उसकी कॉपी हमेशा कंपनी के पास में अवेलेबल होनी चाहिए। वन ऑफ द कॉपी शुड बी गॉट स्टैम्प्ड, सेल्फ एडहेसिव स्टैंप होगा, बाय द कलेक्टर ऑफ स्टैंप। अब देखिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को आपने क्या करना पड़ता है? रजिस्टर्ड भी करवाना पड़ता है। एक कॉपी मेमोरेंडम की और आर्टिकल की, वो आपको प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी उस पर पे करनी होगी और स्टैंप ड्यूटी पे करने के बाद में उसको आपने रजिस्टर्ड करवाना होगा। तो उसमें प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी पे करेंगे। उसके बाद में इट मे बी नोटेड दैट द डेटिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शुड नॉट टेक प्लेस
प्रायर टू द डेट ऑफ स्टैंपिंग। अब देखो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हम सबसे पहले स्टैंप ड्यूटी पे करेंगे, और स्टैंप ड्यूटी पे करने के बाद में तब हम उसमें एग्जीक्यूशन करेंगे। यहां पर एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है? यहां पर एग्जीक्यूशन का मतलब होता है साइन। यानी कि जो भी हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ड्राफ्ट किया है, उसमें सबसे पहले एक कॉपी प्रॉपर स्टैंप के साथ में होनी चाहिए, एक स्टैंप पेपर होना चाहिए। स्टैंप पेपर बेसिकली जरूरी क्यों होता है? किसी भी डॉक्यूमेंट को लीगल बनाने के लिए स्टैंप ड्यूटी पे करना जरूरी होता है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोथ आर लीगल डॉक्यूमेंट, क्योंकि ऐसे तो उसमें कोई भी झूठ भी लिख सकता है, कुछ भी लिख दो, कौन देखने वाला है? नहीं। जब आप उस पर प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी पे करते हो तो वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। और उसमें जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या जो भी कंपनी के फर्स्ट मेंबर्स हैं, वो लोग जब साइन करते हैं तो साइन कभी भी स्टैंप ड्यूटी से पहले नहीं होने चाहिए। जब स्टैंप ड्यूटी पे करेंगे, स्टैंप ड्यूटी के बाद में साइन होंगे। अब स्टैंप ड्यूटी के बाद में साइन क्यों होंगे? इसके पीछे भी लॉजिक है। जब वो एक स्टैंप ड्यूटी पे करेंगे तो उसके बाद वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाएगा, और जब वो लीगल डॉक्यूमेंट बन जाएगा उसके बाद जो आप साइन करोगे तो इसका मतलब अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है। क्यों? क्योंकि आपने एक लीगल डॉक्यूमेंट में साइन किया है। तो वहां पर आप कुछ झूठ नहीं लिख सकते हो, आर्टिकल में कुछ मेमोरेंडम में कुछ गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हो, और अगर दी है तो फिर इसको सीधे सीधे फ्रॉड माना जाएगा, क्योंकि आपने लीगल डॉक्यूमेंट में गलत सिग्नेचर किए हैं या गलत इंफॉर्मेशन दिए। तो इस वजह से यहां पर लिखा हुआ है कि जो भी एग्जीक्यूशन है वो कभी भी शुड नॉट टेक प्लेस प्रायर टू द डेट ऑफ स्टैंपिंग। तो जो भी डेट ऑफ स्टैंपिंग है उससे पहले नहीं होने चाहिए। तो यानी डेट ऑफ स्टैंपिंग के हमेशा बाद में होने चाहिए। आगे देखते हैं। इट मे बी नोटेड दैट इन द मोस्ट ऑफ स्टेट्स फैसिलिटी ऑफ ई स्टैंपिंग थ्रू MCA 21 सिस्टम इज अवेलेबल। कंपनी अलग अलग स्टेट्स के अकॉर्डिंग खुलती है। जो कंपनी में जो रेगुलेटरी बॉडी होती है ना, उसको बोला जाता है ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ये जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है हर स्टेट में होती है, हर स्टेट में एक होती है। जैसे यूपी है तो यूपी की ROC है, दिल्ली है दिल्ली की ROC है, महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र की ROC है। हर एक स्टेट की अपनी एक ROC होती है। इसके दो एक्सेप्शन हैं, दो ऐसे स्टेट हैं, दो ऐसे स्टेट हैं जहां पर दो ROC हैं। एक तो महाराष्ट्र और दूसरा तमिलनाडु। महाराष्ट्र में दो ROC हैं, एक है मुंबई में और एक है पुणे में, और तमिलनाडु में भी दो ROC हैं, एक है आपका चेन्नई में और एक है आपका कोयंबटूर में। तो इन दो स्टेट को अगर छोड़ दो तो हर एक स्टेट में अपनी एक ROC होती है। तो जनरली बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने स्टैंपिंग के लिए ई फैसिलिटी, इलेक्ट्रॉनिकली स्टैंपिंग की फैसिलिटी दी गई है। यानी कि आपको वहां पर जा करके लाइन लग करके स्टैंप पेपर खरीदने की जरूरत नहीं है, आप इलेक्ट्रॉनिकली स्टैंप ड्यूटी पे कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप आते हैं। आई होप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले स्टेप पे आते हैं जो कि फिफ्थ होगा, फाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अब जब आप अपने नाम को रिजर्व करवा चुके हो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को आपने ड्राफ्ट भी कर लिया, उसकी स्टैंप ड्यूटी भी पे कर ली, तो अब जब उसके बाद में जब आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट करोगे तो उसके लिए आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पहले प्रिपेयर करने पड़ते हैं। और उन डॉक्यूमेंट्स को जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो ना, जो अगला पार्ट है, पार्ट बी ऑफ स्पाइस, जब आप फाइल करते हो तो उसके साथ में आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी फाइल करने पड़ते हैं। तो देखिएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले, एन एप्लीकेशन शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अभी मैंने आपको बताया इसकी रेगुलेटरी बॉडी होती है ROC, यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ROC, विद इन हुज jurisdiction ऑफ द कंपनी इज proposed टू बी सिचुएटेड। अभी मैंने आपको बताया कि हर एक स्टेट में एक ROC होती है। अब आपका जो ऑफिस है वो कौन सी ROC के जुरिस्डिक्शन में आ रहा है। अगर मान लीजिए कि आप लखनऊ में कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो आपका जो ऑफिस है वो यूपी की ROC के जुरिस्डिक्शन में आ रहा है। अगर आप दिल्ली में द्वारका में अपना ऑफिस इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, अपना ऑफिस खोल रहे हो,
अपनी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस खोल रहे हो, तो आपकी जो आरओसी होगी वो होगी दिल्ली की। अगर आप मान लीजिए कि मुंबई में आप अपना ऑफिस खोल रहे हो, तो आपको कौन सी आरओसी को सारे अपडेट्स देने पड़ेंगे? मुंबई की आरओसी को। तो जिस आरओसी के जुरिस्डिक्शन में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, उसको अपने सारे के सारे फॉर्म्स, सारे के सारे रिटर्न, सारे के सारे अपडेट्स उसी आरओसी को फाइल करने होते हैं। तो देखिए, इन फॉर्म नंबर INC 32 स्पाइस प्लस अलॉन्ग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। तो अब सबसे पहले जहां पर आप अपनी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस खोल रहे हो, वहां पर जो भी आरओसी होगी, जिस आरओसी के जुरिस्डिक्शन में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस आ रहा होगा, उसको आपने एप्लीकेशन देनी होगी। एप्लीकेशन कौन से फॉर्म में देनी होगी? फॉर्म नंबर INC 32 इस पे देनी होगी। अब इसके साथ में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे वो यहां पर बताया गया है। तो सबसे पहले along with the fee as provided in the company's registration office and fees rules 2014 for registration of the company within 20 days from the date of approval regarding the reservation of name। अभी मैंने आपको बताया लास्ट क्लास में कि जब कंपनी का नाम रिजर्व करवाते हैं उसके बाद 20 दिनों का टाइम मिलता है। 20 दिनों के अंदर आपको सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती हैं। तो 20 दिनों के अंदर हमें फॉर्म नंबर INC 32 में एप्लीकेशन देनी होगी और एप्लीकेशन के साथ में ये सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले जो भी उसकी फीस होगी वो फीस हमें 20 डेज के अंदर डिपॉजिट करनी होगी। फीस इसमें ऑनलाइन हम लोग पे करेंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, अब तो UPI फैसिलिटी भी शुरू हो गई है। तो ये सारे मोड होते हैं जो भी आरओसी की फीस है उस फीस को पे करने के लिए। इट मे बी नोटेड दैट in case of pursuing any of the object of the company before pursuing such objects, and a declaration in this behalf shall be submitted at the stage of incorporation of the company। अब देखिए, जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, आपने फीस जमा कर दी, उसके बाद में डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ती है। अब डिक्लेरेशन फाइल कौन करेगा? डिक्लेरेशन फाइल करते हैं जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको भी डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ती है। जो कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं उनको भी डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ती है, और जो कंपनी के फर्स्ट मेंबर हैं, यानी कि जो कंपनी के पहली बार मेंबर बन रहे हैं, जो कंपनी में पहली बार डायरेक्टर बन रहे हैं, उनको डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ती है। तो उनकी डिक्लेरेशन भी जो है वो फॉर्म नंबर INC 32 के साथ में आपको सबमिट करनी पड़ेगी। अब डिक्लेरेशन को नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है। सबसे पहले तो यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। तो हम लोगों ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया है, उसमें स्टैंप ड्यूटी पे करी है। स्टैंप ड्यूटी पे करने के बाद में उसमें एग्जीक्यूशन किया गया है। एग्जीक्यूशन का मैंने आपको मतलब बताया कि उसमें साइन किया गया है। द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी ड्यूली साइंड बाय ऑल द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम। ये जो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम लिखा हुआ है, इन्हीं को ही बोला जाता है फर्स्ट मेंबर्स ऑफ कंपनी। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब करते हैं, जो सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम होते हैं, वही कंपनी के पहले मेंबर बनते हैं। कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो सबसे पहले शेयर्स उन्हीं को ही इशू किए जाते हैं, इन सच मैनर एज प्रेस्क्राइब्ड अंडर कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014। अब उसके बाद में डिक्लेरेशन पे आते हैं, जो लास्ट टू लास्ट टॉपिक में बताया गया था कि डिक्लेरेशन फाइल करनी होगी। अब डिक्लेरेशन सबसे पहले जो भी प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल का मतलब कोई एडवोकेट है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई CS है, कोई CMA है, जो भी प्रोफेशनल है जिससे भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है, जिसकी हेल्प लेकर के जो फाउंडर है या जो प्रमोटर है वो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करा रहे हैं, तो सबसे पहले तो फॉर्म नंबर INC 8 में वो अपनी डिक्लेरेशन देगा। किस बात की डिक्लेरेशन देगा? अब देखो, इसको यहां पर थोड़ा सा रोक करके मैं आपको प्रैक्टिकली चीजों को बता रहा हूं। जो प्रोफेशनल होता है उसको नॉलेज तो बहुत होती है और उसको सारी की सारी चीजें पता भी होती हैं कि अगर कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करी जा रही है, कोई भी कंपनी बनाई जा रही है, तो बेसिकली उसको बनाने के पीछे प्रमोटर की इंटेंशन क्या है।
आप सुनते होंगे कि तमाम तरीके की कंपनीज में फ्रॉड होते हैं। बहुत सारी कंपनीज बनती भी हैं, बंद भी हो जाती हैं। बहुत सारी कंपनीज बनती हैं किसके लिए? केवल फ्रॉड करने के लिए। तो प्रोफेशनल को तो सब कुछ पता रहता है, जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहा है उसको तो सब कुछ पता रहेगा। तो यहां पर आप किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते हो। अगर कोई आदमी गलत इंटेंशन के साथ में कंपनी को इनकॉर्पोरेट करा रहा है तो आप उसको बिल्कुल कभी भी मत सपोर्ट करो, क्योंकि प्रोफेशनल की भी ड्यूटी बनती है कि प्रोफेशनल किसी भी फ्रॉड, किसी भी कॉर्पोरेट फ्रॉड को होने से रोके। तो यहां पर प्रोफेशनल्स को भी डिक्लेरेशन देनी पड़ती है कि भाई इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है या जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगाए जा रहे हैं, किसी में कोई फॉर्जरी नहीं है, किसी में किसी तरीके का कोई फ्रॉड इन्वॉल्व नहीं है। और डिक्लेरेशन देने के बाद में वो प्रोफेशनल लीगली बाउंड हो जाता है। कल को अगर मान लीजिए कि उस कंपनी में कोई फ्रॉड हो गया और उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि यार ये तो कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हुई थी तब से ही फ्रॉड कर रही है और इसने जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स भी फॉर्ज्ड हैं, तो उस समय पकड़ा जाएगा प्रोफेशनल को। क्यों? क्योंकि भाई आप प्रोफेशनल हो, आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, आपके पास में नॉलेज है, आपने क्या उन डॉक्यूमेंट्स को, उन चीजों को वेरीफाई नहीं किया था? तो इसका मतलब अगर आपने वेरीफाई नहीं किया, आपने भी इसका मतलब फॉर्जरी में सपोर्ट किया है, तो फिर लायबिलिटी वहां पर आपकी भी बनेगी, यानी कि प्रोफेशनल्स की भी बनेगी। तो इस वजह से कभी भी हमारे जो भी क्लाइंट्स होते हैं, हमारे पास जो भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराने के लिए आते हैं, तो हम लोग खुद भी एक बार सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लेते हैं कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट सही हैं या नहीं है, क्योंकि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में डिक्लेरेशन लगती है प्रोफेशनल्स की भी। और ये हमारी लीगल ड्यूटी होती है कि हम किसी भी फ्रॉड को या किसी भी फॉर्जरी को होने से रोकें, या अगर कुछ भी हमारी नॉलेज में है तो हम वो काम ना करें। क्योंकि अगर हमने फॉर्जरी में इसको सपोर्ट किया, सब कुछ जानते हुए भी गवर्नमेंट को गलत इंफॉर्मेशन दी, गलत डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, तो फिर वहां पर प्रोफेशनल की भी ऑब्लिगेशन अराइज होगी। तो देखिए, आ डिक्लेरेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म INC 8 बाय एन एडवोकेट और चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। अगर कोई भी ये जो प्रोफेशनल्स हैं, अगर ये लोग जॉब पर हैं तो फिर नहीं। जो CA, CMA, जो भी CS, जो भी एडवोकेट अगर प्रैक्टिस में है तो वही जो प्रैक्टिस कर रहा होगा वही कंपनी को इनकॉर्पोरेट करेगा। हु इज एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, जिसने कंपनी को फॉर्म कराया है, एंड बाय द पर्सन नेम्ड इन द आर्टिकल as a director, manager or secretary of the company, that all the requirements of this act and the rules made thereunder in respect of the registration and matter precedent or incidental thereto have been complied with। तो यहां पर जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, जो भी कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं जिनका नाम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है, कोई मैनेजर है या कोई कंपनी का सेक्रेटरी है, तो INC 8 में ये सारे के सारे लोग ये डिक्लेरेशन देंगे कि जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमने प्रॉपर फॉलो किया है। जो भी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने थे वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट किए हैं, और पूरी तरीके से हमने कंपनी लॉ को, या कंपनी लॉ में जो भी रूल्स दिए गए हैं उन रूल्स को फॉलो करते हुए हमने कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया है। तो ये जो डिक्लेरेशन दी जाती है फॉर्म नंबर INC 8 में दी जाती है। आगे देखते हैं। इसके बाद में INC 9। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो कंपनी के प्रोफेशनल्स होते हैं, जो कंपनी के पहले डायरेक्टर्स होते हैं, जो कंपनी के पहले मेंबर्स होते हैं, पहले मेंबर का मतलब सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम, तो उन सबको डिक्लेरेशन देनी पड़ती है। तो उसी तरीके से जो INC 8 था, INC 8 में डिक्लेरेशन कौन देता है? INC 8 में डिक्लेरेशन देते हैं जो भी प्रोफेशनल्स हैं या जो कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर हैं जिनका नाम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है, वो डिक्लेरेशन देते हैं। उसके बाद में एक एफिडेविट और देना पड़ता है इन फॉर्म नंबर INC 9 में। एफिडेविट का मतलब क्या होता है? एफिडेविट का मतलब होता है शपथ पत्र। शपथ पत्र का मतलब, जब भी हम एफिडेविट बनवाते हैं और उसमें कुछ भी स्टेटमेंट लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं, तो हमेशा उसको सच माना जाता है कि एफिडेविट में जो कुछ भी लिखा हुआ है सब कुछ एकदम सही है। जैसे होता नहीं है, आपने फिल्मों में देखा होगा, टीवी सीरियल्स में देखा होगा कि कोर्ट में जब प्रोसीडिंग चलती है
तो वहां पर कहा जाता है कि मैं गीता पे हाथ रख करके कसम खाता हूं, या मैं कुरान पर हाथ रख करके बोलता हूं। तो अभी आजकल ऐसा नहीं होता है। अभी आजकल क्या होता है कि कभी भी किसी विटनेस को अपनी गवाही देनी होती है या किसी को कोई स्टेटमेंट देना होता है तो वो लोग एफिडेविट में देते हैं। एफिडेविट में अगर किसी ने कुछ भी लिख करके दिया है तो वहां पर ये एजम्पशन लिया जाता है कि वो जो कुछ भी बोल रहा है वो सब कुछ सही बोल रहा होगा। तो उसी तरीके से यहां पर एक एफिडेविट आपको फाइल करना होता है INC 9 में। कौन फाइल करेगा? बाय ईच ऑफ सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। यानी कि ये हो गए आपके फर्स्ट मेंबर्स, और साथ में एंड बाय द पर्सन नेम्ड एज फर्स्ट डायरेक्टर, जिनका नाम फर्स्ट डायरेक्टर पे है। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि पहले डायरेक्टर कौन होते हैं। देखिए, अगर कंपनी में जो भी पहले डायरेक्टर्स होंगे उनका नाम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा कि कंपनी के पहले डायरेक्टर्स ये होंगे। अब अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइलेंट है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि कौन कौन से लोग डायरेक्टर बनेंगे, कौन कौन से लोग डायरेक्टर नहीं बनेंगे, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में जो भी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम होते हैं वही कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर भी मान लिए जाते हैं। अगर, फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, जिसका नाम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एज अ फर्स्ट डायरेक्टर लिखा हुआ है वो कंपनी के पहले डायरेक्टर माने जाते हैं। और अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइलेंट है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि कौन पहला डायरेक्टर होगा कौन नहीं होगा, तो उस केस में जो भी सब्सक्राइबर है यानी कि जो फर्स्ट मेंबर है वही मान लिया जाता है कि वही डायरेक्टर होंगे। तो अब यहां पर ये जो INC 9 है, INC 9 में जो एफिडेविट बनाया जा रहा है इस पे साइन कौन कौन करेंगे या कौन कौन डिक्लेरेशन देंगे? तो जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो लोग देंगे, और साथ में जिनका नाम फर्स्ट डायरेक्टर के तौर पे लिखा हुआ है वो लोग देंगे। अब उस एफिडेविट में लिखा क्या होगा ये देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, इफ एनी इन द आर्टिकल्स दैट दे आर नॉट कन्विक्टेड of any offense in connection with the promotion, formation of management of any company। अब देखो, सबसे पहली तो ये डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि भाई जो भी कंपनी के फर्स्ट मेंबर्स हैं और जो भी कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर हैं वो कभी भी कन्विक्टेड ना हुए हो। कन्विक्टेड का मतलब क्या होता है? दोषी साबित ना हुए हो। किसमें दोषी साबित ना हुए हो? किसी भी पहले कंपनी को प्रमोट करने में, कंपनी को फॉर्म करने में या मैनेजमेंट में उन्होंने किसी भी तरीके का कोई भी फ्रॉड ना किया हो जिसमें वो दोषी साबित हुए थे। दैट दे हैज नॉट बीन फाउंड गिल्टी ऑफ एनी फ्रॉड और मिसफेजेंस। मिसफेजेंस का मतलब होता है ब्रीच ऑफ ड्यूटी, यानी जो हमारी लीगल ड्यूटी बन रही है उस लीगल ड्यूटी को हमने कभी भी ब्रीच ना किया हो। और ऑफ एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी टू एनी कंपनी अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ। यहां पर सबसे पहले एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, जो भी मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर हैं या जो भी फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं जिनका नाम आर्टिकल्स में लिखा हुआ है वो लोग एफिडेविट फाइल करेंगे। एफिडेविट में सबसे पहले वो लोग ये लिखेंगे कि कंपनी के प्रमोशन में, फॉर्मेशन में या मैनेजमेंट ऑफ कंपनी में वो कभी भी कन्विक्टेड नहीं हुए। साथ में किस में कन्विक्टेड नहीं हुए? उन्होंने ना तो इस कंपनी लॉ में, ये जो कंपनी लॉ इसका नाम क्या है? कंपनीज एक्ट 2013, और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। प्रीवियस कंपनी लॉ का मतलब कंपनीज एक्ट 1956, यानी उससे पहले का भी अगर कोई लॉ, यानी उन्होंने ना ही इस एक्ट में, जब से ये एक्ट अप्लाई हुआ तब से, ना ही इसके पहले जो कंपनी लॉ चलते थे उसमें किसी भी कंपनी में वो फ्रॉड में या किसी या मिसफिजेंस में या ब्रीच ऑफ ड्यूटी में वो कन्विक्टेड ना रहे हो, उन्होंने कोई भी फ्रॉड ना किया हो। तो एक ये डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 years, यानी कि पिछले 5 सालों में उन्होंने कोई भी फ्रॉड करने की इंटेंशन से या प्रमोशन में या फॉर्मेशन में किसी भी कंपनी में फ्रॉड ना किया हो और ना ही उसमें दोषी साबित किया हो। एंड दैट ऑल द डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी contain information that is correct and complete and
ट्रू टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज एंड बिलीफ। देखिए सेम वही चीज लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई। यहां पर वो इस बात को भी डिक्लेयर करेंगे कि हमने जो भी इंफॉर्मेशन दी है, जो भी हमने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, वो हमारी नॉलेज के हिसाब से बेस्ट है। यानी जितनी हमको नॉलेज थी, जितना हमको पता था, हमने वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। हमने किसी भी तरीके की कोई फॉर्जरी नहीं करी है, कोई फ्रॉड नहीं किया है, कोई भी गलत तरीके के डॉक्यूमेंट नहीं लगाए हैं। जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो ट्रू है, फेयर है और एकदम करेक्ट है। तो ये चीज आपको INC 9 में, ये डिक्लेरेशन आपको INC 9 में देनी पड़ेगी। आगे देखिए, नेक्स्ट, द एड्रेस ऑफ फॉर करेस्पॉन्डेंस टिल इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इज एस्टैब्लिश्ड। अब देखो एक चीज मैं आपको अलग से बता रहा हूं, इस वाले पॉइंट को भी 2 मिनट के बाद में डिस्कस करेंगे। जिस समय कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस खुल रहा है, उस समय अगर कंपनी के पास उसका खुद का रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए कि मेरे को दिल्ली में कंपनी इनको ये तय है कि मुझे बिजनेस दिल्ली में ही करना है, लेकिन अभी मुझे ये नहीं पता कि मैं द्वारका में करूंगा, विकासपुरी में करूंगा, या मैं लक्ष्मी नगर में करूंगा, मैं कहां पर करूंगा मुझे ये इसका आइडिया नहीं है, लेकिन ये पता है कि बिजनेस मुझे दिल्ली में ही करना है। कोई बात नहीं, आप अभी जगह डिसाइड मत करो, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाए उसके बाद में आप जगह डिसाइड कर लेना। अब जब आपने जगह डिसाइड नहीं करी है, तो अब अगर मान लीजिए कि ROC को आपसे कोई कम्युनिकेशन करना होगा, ROC को कोई लेटर भेजना है, कोई पोस्ट भेजनी है, कुछ भी भेजना है, तो कम्युनिकेट कैसे करेगी आपके साथ में? तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में आपको एक करस्पॉन्डेंस एड्रेस देना पड़ेगा। कब तक के लिए करस्पॉन्डेंस एड्रेस देना पड़ेगा? टिल इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इज एस्टैब्लिश्ड। जब तक आपका रजिस्टर्ड ऑफिस हो नहीं जाता तब तक आपको एक करस्पॉन्डेंस एड्रेस देना पड़ता है फॉर कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, द सर्टेन प्रेस्क्राइब पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम अलॉन्ग विद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। बिल्कुल, अब ये जितने भी फर्स्ट मेंबर्स हैं उनके पूरे के पूरे पर्टिकुलर्स का मतलब होता है उनका नेम, एड्रेस, फादर्स नेम, ये सारी की सारी डिटेल्स आपको देनी होती है, और साथ में आपको एक ID प्रूफ भी देना पड़ता है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भी देना पड़ता है। उसके बाद में द पर्टिकुलर्स ऑफ द पर्सन मेंशन इन द आर्टिकल एज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अब जो लोग कंपनी के पहले डायरेक्टर्स बन रहे हैं उनके भी आपको पर्टिकुलर्स देने पड़ेंगे। पर्टिकुलर्स का मतलब सेम वही है, उनके सरनेम, उनका फैमिली नेम और उनका डिन। सबसे पहले मैंने बताया था कि डायरेक्टर्स के पास में डिन होना जरूरी है। रेजिडेंशियल एड्रेस, नेशनैलिटी एंड सच अदर पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म नंबर DIR 12। तो ये जो डायरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन दी जाती है, जो भी डायरेक्टर्स के पर्टिकुलर्स दिए जाते हैं, वो बेसिकली दिए जाते हैं DIR 12 में। जो DIR 12 होता है वो बेसिकली डायरेक्टर्स के लिए होता है। ठीक, इसमें आपको डायरेक्टर्स के सारे पर्टिकुलर्स देने होंगे और साथ में आपको हर एक डायरेक्टर का ID प्रूफ देना होगा। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। ये सारे हम लोगों ने स्टेप पढ़े कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के। आगे की क्लास हम लोग नेक्स्ट टर्न पर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट।